Very good morning. Sunil, Sweta, Ved Prakash, Surjit Singh Thakur. Merry Christmas. अच्छा, is it 25th today? आज 25 है क्या? दीपक आज परमजीत, अतुल शर्मा, सर्वेश, आवाज आ रही है? हर्षित अग्रवाल, गगन राजपूत, भवानी सिंह, गायत्री भार्गव, अलीशा खान. हाउ टू प्रोनाउंसिएट दिस? अलीशा है, अलिशना है, मुझे समझ में नहीं आता कि बात. श्वेता यादव, थैंक यू, मेरी क्रिसमस. अभिषेक यादव, गुड मॉर्निंग. क्रिसमस आज है क्या? होगा, जरूर होगा. थर्टी सेकेंड्स बोलना है मुझे बस क्रिसमस पे. जो भी त्यौहार किसी भी संस्कृति के द्वारा बनाया गया हो, अगर उसमें खुशी और भाईचारा है, प्रेम है, मानवता है, तो सभी मानव जाति का त्यौहार होना चाहिए. और आप लोग सब लोग खूब क्रिसमस मनाइए और जो प्रोफेट थे उनकी अच्छी बातों को याद करिए. लेकिन उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप, कुछ लोग धर्म के विरुद्ध बोलते हैं, कुछ लोग समर्थन में बोलते हैं, इसीलिए तो संघर्ष है. धर्म एक वैयक्तिक विषय होना चाहिए और उसको, वो आंतरिक अनुभूति का विषय है, जो जिसको आप परमात्मा कहते हो या जिसको आप फादर कहते हो, वो एक आंतरिक अनुभूति का विषय है. उसके विषय में डिस्कशन करने का कोई जरूरत ही नहीं है. ऋग्वेद में एक श्लोक में लिखा हुआ है, ऋग्वेद किसी धर्म का नहीं है, वो मानव जाति का है. जब मानव का कंठ पहली बार स्वर फूटा है तो प्रकृति की गोद में मानव ने जो अपने अनुभवों को रखा है, अपने विचारों को रखा है, अपने अंतर्दृष्टि को शब्दों में ढाला है. प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जो उसका अंडरस्टैंडिंग है, उस पर जो बोला है, उसमें एक श्लोक है जो मुझे याद नहीं आ रहा है. उसमें उसका मतलब है कि आई एम वन एंड आई एम डिस्क्राइब्ड इन वेरियस वेज. एको अहम बहुधा वदंती, ऐसे शायद है. एको बहुधा वदंती, एको अस्मि बहुधा वदंती, ऐसे करके लिखा हुआ है. तो उपनिषद के इतने महान थॉट्स हैं जिसको पढ़ करके, तभी तो इतने बड़े लोगों ने, आइंस्टीन ने, बर्नार्ड शा ने कहा कि मानव जाति को अगर कोई स्पिरिचुअल लीडरशिप दे सकता है, आध्यात्मिक गुरु हो सकता है, तो दुनिया का आध्यात्मिक गुरु भारत होगा. क्योंकि भारत सिखाता है कि कैसे इतने डाइवर्सिटी में कैसे जीना होता है. और हमारे यहाँ रंग भेद है,
लेकिन तुम देखो कि रंग भेद होते हुए भी कोई घृणा भेद नहीं है रंग के आधार पर, लेकिन रंग भेद है। जातियों में रंग बिल्कुल दिखता है, साफ दिखता है, लेकिन कहीं कोई फीलिंग नहीं है रंग को लेकर के। एक माँ ही अपने बेटे का नाम कल्लू रख देती है, कलुआ रख देती है प्यार से। तो एको, मैं भूल गया श्लोक, खैर कोई बात नहीं है। चलो, ज्योग्राफी में हम लोग कहाँ पे थे? मेरी क्रिसमस आपको भी, मेरी क्रिसमस तुम्हारे क्रिसमस, सब लोग लिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सर किसी दिन 1 आवर का टाइम दे दीजिए, आंसर चेक करवाना है, मिलकर दे देंगे। आप लोग दिल्ली में हो क्या? देखो आप लोगों को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि जितना भी क्लास में टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आंसर के फॉर्मेट में ही है। उसमें इंट्रोडक्शन होता है, उसमें स्ट्रक्चर होता है, उसमें शब्दावली अपना एक है, समुद्र विज्ञान के शब्दावली और भूगर्भ विज्ञान के शब्दावली, दोनों में पृथकत्व देखो। और अब जलवायु विज्ञान पे जाएंगे तो उसका कल हरियाणा के लिए वर्कशॉप के लिए कहा गया था, वो करियर व्हील पे हमारा प्रोग्राम चल रहा है ना, एक सामान्य अध्ययन के लिए। तो हरियाणा पीसीएस के लिए कल एक वर्कशॉप के लिए कहा था लोगों ने, तो मैंने उस पर ऐसे ही 40-50 मिनट का एक छोटा सा वर्कशॉप, क्या है, एक इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था। तो उसमें एक ज्योति यादव करके लड़की हैं, कोई पता नहीं कौन है, मेरी स्टूडेंट तो नहीं होंगी। उन्होंने एक मैसेज लिखा कि तू 4 महीने में कोर्स कैसे खत्म करता है रे, तू क्या कर रहा है रे, ऐसे करके कुछ शी रोट समथिंग विच आई वाज टोल्ड बाय समबडी। अब इसमें उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है मेरा कि ज्योति यादव ने क्यों ऐसा लिखा या कहाँ से इतनी घृणा ला पा रहे हैं वो मेरे स्टूडेंट तो नहीं है, कम से कम ये मैं समझ गया उनके मैसेज के बारे में। मुझे जब स्टूडेंट्स ने बताया, तो तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग इतने सैकड़ों लोग जुड़े हुए हो हमसे ऑनलाइन में, और सैकड़ों लोग तो वैसे जुड़े हुए हो, और पता नहीं कितने 100 और बैठ के देख रहे हो ग्रुप बना करके। तो ये मुझे ये बताओ कि क्या तुमको ऐसा लग रहा है क्या कि सिलेबस को लेकर के हम भागने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, वो तो फिर रात को मुझे ही नींद नहीं आएगी। और आप देखो कि हमारा कोर्स प्रोग्राम अगर हमने मान लो 4.5 महीने का डिक्लेयर किया था, तो क्या कोर्स प्रोग्राम उस रूटीन से तो चल ही नहीं रहा है। हम रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, क्लास कैंसिल तो होता नहीं है। 2 घंटे क्लास में 1.5 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट इफेक्टिव पढ़ाई होता ही है, ऐसे ही होता है। कोई भी टीचर मशीन नहीं है कि वो 2 घंटे आकर के एकदम से टाइट बोले। और तो ये ऐसा हो सकता है ना कि ये इसमें एक मैसेज था, इसमें हो सकता है कि हमारे लिए भी बड़ा अच्छा सा ये अवसर है ये बताने का या समझने का कि स्टूडेंट ऐसा तो नहीं सोचता है कि हम जल्दी से ज्योग्राफी कोर्स खत्म कर देंगे, जल्दी से जीएस कोर्स खत्म कर देंगे। अरे भाई, जीएस में रोज जो कोर्स चल रहा है हमारा कैरियर व्हील ऐप पे, उसमें 2 क्लासेज रोज हो रही है ना। एक तरफ मंजेश सर लगे हुए हैं, एक तरफ अभय सर लगे हुए हैं। उसके पहले एक तरफ हम लगे हुए थे और एक तरफ रजनीश राज लगे हुए थे। तो आप ये बताओ कि जब 2 क्लास रोज हो रहा है तब वो कोर्स कितने महीने का होना चाहिए? मान लो पहले लोग 1.5 साल पढ़ रहे थे, तो अब 9 ही महीना पढ़ोगे ना। ऐसे समझो कि पहले मान लो कि 12 महीने 14 महीने पढ़ते थे, कोर्स का ड्यूरेशन तो कम ही हो जाएगा। तो ये तो एक स्ट्रैटेजी है, इसमें कोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे ज्योग्राफी में देखो तो जियोमॉर्फोलॉजी तो मुझे 15 दिन में खत्म करना था, 15 दिन तो हो गया पढ़ाते हुए। ओशनोग्राफी कितने दिन में खत्म हुआ? तो आप लोग इस तरह का जो मिथ्या प्रवाद है, ये कई बार दूसरे कोचिंग वाले या, और सच यही है कि ऑप्शनल इंग्लिश मीडियम में 4.5 महीने में खत्म हो जाता है। आप लोग का भी बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, इंग्लिश मीडियम से शायद 1 क्लास पीछे चल रहा होगा या 1 क्लास आगे चल रहा होगा।
तो इस तरह जो लोग कुछ जानते भी नहीं हैं आजकल, यही तो उन्माद और यही एम्पावरमेंट जो एक आया हुआ है ना स्टूडेंट कम्युनिटी में, वो विनम्रता ही खत्म है। इस तरह का मास बहुत बड़ा है जो कि ट्रोलिंग करना और कुछ भी लिखना, वो हमारी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है हमारी बात। वो तो आपके प्रधानमंत्री के लिए भी कितना लोग गाली लिख रहे हैं, किसी भी हीरो हीरोइन के लिए लिखते हैं। अमिताभ बच्चन का अगर रिपोर्ट मीडिया में आया कि कोरोना हो गया है तो लोग लग गए पीछे में। तो ये तो है परंपरा, लेकिन फिर भी क्या कहूं मैं। नहीं, मैं कभी भी ख़त्म करके नहीं भागेंगे, बिल्कुल नहीं। और मुझे भी रात को अच्छी नींद आनी चाहिए, तुम्हारा स्नेह चाहिए। तो ये तो हो ही नहीं सकता है कि हम छोड़ करके भागेंगे, बल्कि लंबा ही हो जाता है यार। जो हम सोचते हैं कि 6 महीने में 6 महीने में ख़त्म कर देंगे, वो नहीं हो पाता है। 5 महीना सोचते हैं तो 6 महीना जाता है। कुछ लॉन्ग डे क्लास भी हम लेते हैं। लॉन्ग डे क्लास लेने का भी एक अलग फ़ायदा होता है कि जैसे भौगोलिक चिंतन है, तो भौगोलिक चिंतन में इतना कनेक्शन है ना, एक विचारधारा एक चिंतन की धारा से दूसरा कनेक्टेड है कि अगर उसको एक दिन पढ़ा करके ब्रेक देने के बाद स्टूडेंट फिर गायब हो जाता है, जबकि एक साथ लिंक करने में बहुत मज़ा आता है। तो भौगोलिक चिंतन की क्लास हम जनरली लगातार 16 आवर्स के स्ट्रेच में या 14 आवर्स के स्ट्रेच में लेते हैं। 6-7 क्लास का इफेक्ट एक साथ आता है। चलो कोई बात नहीं है, हम लोग शुरू करते हैं। और हमारा क्लास कहाँ पर था अब ये बताओ मुझे, बस थोड़ा लिख करके भेजो कि धनंजय सिंह। धनंजय सिंह लिख रहे हैं कि सर पढ़ाते तो सभी हैं सर, हम लोगों के लिए आपकी बातें मोटिवेशन देती हैं और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात है। देखो मैंने कितना ट्रांसफॉर्मेशन किया, अगर फेसबुक पे होगे तो तुम देखो कि कितना सारा चेंज लाया मैंने। जयपाल जाखड़, आज तो वो लोग सब लिख रहे हैं जो कि कभी लिखते ही नहीं थे। करंट अफेयर के लिए हर वीक में ना एक क्लास थैंक यू विनीत। मीडियन मास हुआ था। ओके, दीपक लिख रहे हैं मीडियन मास हुआ था। अब बताओ जो व्यक्ति तुम जाओ कहीं भी इस दुनिया में, इंग्लिश मीडियम के टीचर का भी नोट्स देख लो उठा करके, क्या लोगों ने क्वेस्टा और हॉकबैक का डिफरेंस पढ़ाया है? वो हम पढ़ाएंगे, बाद में कॉपी पेस्ट होगा, फिर आगे बढ़ेगी सबकी ज़िंदगी। तो सिर्फ मुझे एज ए मोटिवेशनल पर्सन मत देखो, मुझे ऐसे देखो कि ज्योग्राफी के क्रिएटर थे हम यार। आज कुछ भी लोग कहे, वो तो लोग कहते ही हैं। तुम क्या सोचते हो कि दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे लोगों का लोग नकल करके ही आगे बढ़े हैं? उसमें थोड़ा सा अपना स्टाइल ऐड करते हैं लोग। अमिताभ बच्चन का नकल करके ही आगे बढ़े हैं। एस.डी. बर्मन का नकल करके म्यूजिक बनते रहा। शंकर जयकिशन का नकल करके ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और सारे लोग आगे बढ़े। तो ये तो अच्छी बात है, नकल भी होनी चाहिए, लेकिन कम से कम थोड़ा रिस्पेक्ट होना चाहिए उसके लिए, जो कि बहुत जो कि उसका क्या बोलूं मैं, जो उसका प्रणेता था, जिसने उस परंपरा को शुरू किया, उसके प्रति तो कम से कम खैर मीडियन मास हो गया और जियो सिंक्लाइन हो गया। अब हम आपको पढ़ाते हैं एक और थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक्स भी हो गया था ना, प्लेट टेक्टोनिक्स एंड माउंटेन बिल्डिंग भी हो गया था। ओके, अब एक और थ्योरी है अंडेशन थ्योरी। इसको ऑसिलेशन भी, चलो कोई नहीं। अंडेशन, इसको कुछ लोग ऑसिलेशन थ्योरी भी कहते हैं।
अंडेशन थ्योरी, ऑसिलेशन थ्योरी, और इसको आप हिंदी में कह सकते हो दोलन सिद्धांत, दोलन सिद्धांत, या इसको कह सकते हो तरंग सिद्धांत, हिंदी शब्दावली भी हो सकता है। इस पे थोड़ा लिखिए और समझना भी है इसको। एक्चुअली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की अपनी सीमाएं हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अंतरा महाद्वीपीय जो माउंटेन्स हैं उसको कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, समझे? तो अंतरा द्वीपीय का मतलब अंतरा इंट्रा कॉन्टिनेंटल, अंतरा महाद्वीपीय मतलब जैसे जो माउंटेन्स महाद्वीपों के अंदर में हैं और जहां प्लेटों की सीमाएं प्राप्त नहीं हो रही है, और उन माउंटेन्स में वलन के भी कोई बहुत बड़े प्रमाण नहीं मिलते हैं, बहुत ही आंशिक वलन दिखता है, प्लस उसमें ज्वालामुखी विस्फोट जैसा भी कुछ नहीं दिखता है। तो आखिर इस तरह के जो माउंटेन्स हैं और उच्च भूमि हैं उनका निर्माण कैसे होता है? जैसे इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है अफ्रीका के पूर्वी माउंटेन्स, वो जो मंगावा, मापुटो, इस तरह का जो माउंटेन रेंज बना हुआ है अफ्रीका के पूर्वी भाग में देखना तुम, तो पूर्वी भाग में अंडमावा, मंगावा, इस तरह का जो माउंटेन्स है, मापुटो, इस तरह का जो माउंटेन रेंज बना हुआ है, आखिर ये कैसे बना हुआ है? इन माउंटेन रेंज का निर्माण कैसे हुआ? तो इस प्रश्न पे माउंटेन बिल्डिंग में यह भी एक प्रश्न है कि प्लेट टेक्टोनिक ने रॉकीज को, एंडीज को, सबको सिद्ध कर दिया, हिमालय को सिद्ध कर दिया, यूराल को सिद्ध कर दिया, यहां तक कि एप्लेशियन भी सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि वहां पहले पूर्व में प्लेट सीमा थी, बाद में खत्म होगी। कई माउंटेन ऐसे हैं जहां पर न तो ज्वालामुखी के कोई अवशेष मिलते हैं, न ही वलन के कोई बहुत अवशेष मिलते हैं, लेकिन वो माउंटेन्स बने हुए हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में भी ऐसा ही कुछ है कि वहां कोई प्लेट सीमा नहीं प्राप्त होती है। आखिर इस तरह के माउंटेन कैसे बने हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को तो सिंपली लोग कहते हैं कि ये एक कॉन्टिनेंटल एज है, कॉन्टिनेंट का किनारा है, और उस किनारे के दूसरी तरफ लगातार अपर्दन हो गया है, इसलिए यह पर्वतनुमा दिखता है, ऐसा लोग कहते हैं। जियोलॉजिस्ट कहते हैं, सही कहते हैं, लेकिन हमने सोचा कि एक थ्योरी जिसको रिवाइव कर दिया गया है, ये थ्योरी एक्चुअली 1940s में आया था, ये दोनों थ्योरी 1940s में आया था, तो इनके विचारों का एक समेकित रूप आज फिर से पुनर्जीवित हो रहा है, और कई जियोलॉजिस्ट इस थ्योरी को फिर से एक्सप्लेन करने लगे हैं। तो रिसेंट थ्योरीज में यह भी एक थ्योरी है माउंटेन बिल्डिंग का, इस पे आप लिखिए। अब लिखिए, यह सिद्धांत 1940 के दशक में प्रतिपादित किया गया था, जिसे पुनर्विश्लेषित किया जा रहा है। नाइनटीन 1940 के दशक में अंडेशन थ्योरी आया था, जिसे पुनर्जीवित
किया जा रहा है। लिखो क्योंकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत अंतरा महाद्वीपीय पर्वतों की व्याख्या नहीं करता, जहां प्लेट सीमाएं अनुपस्थित हैं। लिखो, अतः यह एक वैकल्पिक सिद्धांत न होकर प्लेट विवर्तनिक का पूरक सिद्धांत है। प्लेट विवर्तनिक का पूरक सिद्धांत है। नेक्स्ट पैराग्राफ सिद्धांत में चलते हैं, लिखते हैं। लिखो, इसके अनुसार मेंटल में मैग्मा चैम्बर या दुर्बलता मंडल में मैग्मा का पृथक्कीकरण हो रहा है, जिसमें भारी एलिमेंट्स, भारी पदार्थ अवतलित एवं हल्के पदार्थ उत्प्लावित हो रहे हैं। इस कारण से
मैग्मा में दोलन उत्पन्न होता है तथा मैग्मा का क्षैतिज स्थानांतरण भी हो रहा है। इसके नवीनतम प्रमाण इंडोनेशिया में सुंडा स्ट्रेट के पास सुंडा स्ट्रेट के पास प्राप्त होते हैं। यानी इसके प्रमाण हैं, वैज्ञानिक है ये सिद्धांत। इस तरह का ऑसिलेशन होता है। सेकंड पैराग्राफ, दोलित मैग्मा या दोलन करती हुई मैग्मा के श्रृंग एवं गर्त का निर्माण होता है। श्रृंग वाले भागों पर भूपर्पटी में मोड़ उत्पन्न होता है, जबकि गर्त वाले भागों में द्रोणी बनती है। गर्त वाले भाग में द्रोणी बनती है। नेक्स्ट लिखो, इन श्रृंगों क्या लिखो, इन मोड़ को अथवा क्रस्ट के उभरे हुए भागों को जियो ट्यूमर कहते हैं। जियो ट्यूमर कहते हैं। जियो ट्यूमर कहते हैं।
लिखो, दो जियो ट्यूमर के मध्य बने द्रोणी में दो जियो ट्यूमर के मध्य बने द्रोणी में अवसादीकरण से ग्रेविटेशनल सिंकिंग होता है, गुरुत्वीय अवतलन होता है। अभी एक्सप्लेन करते हैं। गुरुत्वीय अवतरण होता है तथा दोनों जियो ट्यूमर एक दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं, जिससे क्षैतिज शक्तियां उत्पन्न होती है एवं क्षैतिज शक्तियां उत्पन्न होती है एवं अवसादों पर संपीड़नात्मक बल लगने से पर्वतीय उत्थान होता है। पर्वतीय उत्थान होता है। लिखो, इन पर्वतों के उदाहरण मुख्यतः अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा साउथ अमेरिका पर उपलब्ध हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। कालांतर में मैग्मा का दोलन खत्म हो जाता है। मैग्मा का दोलन रुक जाता है जब डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी, पृथक्कीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अतः जियो ट्यूमर भी
अतः जियो ट्यूमर भी पुनः अपने पूर्ववर्ती, जो जियो ट्यूमर ऊपर उठा हुआ था वह भी पुनः अपने पूर्ववर्ती दशाओं में या पूर्ववर्ती, ठीक है, दशाओं में प्राप्त होता है। यानी जियो ट्यूमर खत्म हो जाता है, जो उभार था वो खत्म हो जाएगा। इस कारण से द्रोणी में उत्थित अवसादी भाग पर्वत के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें एक लाइन और लिख लो, लिखो, यह सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, परंतु कुछ पर्वत श्रेणियों के उत्पत्ति को अवश्य सिद्ध करता है, तथा यह भी एक संकुचनवादी सिद्धांत ही है, तथा यह भी एक संकुचनवादी सिद्धांत है। अब इस पे डायग्राम्स से आपको दिखाते हैं। मान लो कि यह भूपर्पटी है, ध्यान से अब देखना है, और भूपर्पटी के नीचे ये मैग्मा चैम्बर है।
ऐसा इस सिद्धांत में माना गया है। और मैग्मा चैम्बर में चट्टानें पिघलित दशा में है, तो जहां भी हेवियर एलिमेंट्स हैं वो नीचे की तरफ दब रहे हैं और लाइटर एलिमेंट्स ऊपर की तरफ जाते हैं। हेवियर नीचे, लाइटर ऊपर, हेवियर नीचे। इस तरह से जो मैग्मा में डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, पदार्थ हैं, उनका डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो इसके कारण क्या होता है कि यहां नीचे की ओर फोर्स, ऊपर की ओर फोर्स, नीचे ऊपर नीचे, इस तरह से फोर्स बनता है। अगर इसी फोर्स को आप देखो तो ये देखो ऑसिलेशन शुरू हो गया। इसी को ऑसिलेशन कहा जा रहा है कि मैग्मा में ऑसिलेशन या दोलन या तरंगित संचरण व्याप्त है मैग्मा में, और सुंडा स्ट्रेट में ऐसा मिला भी है। अब जहां पर श्रिंग है मैग्मा का, तो जहां भी मैग्मा का श्रिंग है वहां पर ये क्रस्ट का जो भाग है, ये क्रस्ट का भाग ऊपर की ओर ऐसे उठ जाएगा, और जहां गर्त है वहां पर क्रस्ट नीचे की तरफ धंस जाता है। तो ये देखो, इसकी परिकल्पना की जा रही है कि क्रस्ट में ही इस प्रकार का उत्संवलन का कार्य हो रहा है। ये क्या हो रहा है? उत्संवलन। और ये जो उठ रहा है इसी का नाम रख दिया गया है जियो ट्यूमर। जो नीचे का भाग है ये बन गया तुम्हारा गर्त या द्रोणी, सॉरी द्रोणी, द्रोणी कहेंगे इसको। ये है हमारा द्रोणी, और ये है दोलन, मैग्मा का दोलन, जिसमें ये है गर्त और ऊपर वाला है श्रिंग। अगर इस डायग्राम को समझ गए तो फिर चीजें बहुत क्लियर हो गई। मैग्मा के ऑसिलेशन से श्रिंग के ऊपर में क्रस्ट का मोड़, और क्रस्ट मुड़ करके जियो ट्यूमर बना रहा है। अब नेक्स्ट स्टेज में देखो, मान लो कि ये हमारा जियो ट्यूमर बना हुआ है, ये हमारा जियो ट्यूमर बन गया। ये हमारा जियो ट्यूमर GT1 GT2 जियो ट्यूमर बन गया। ये हमारा द्रोणी है, द्रोणी है, और यहां पर वही मैग्मा का इस तरह से संचरण कायम है। ये मैग्मा का फ्लो है, इस तरह से मैग्मा का फ्लो दिखाओ एरो के द्वारा। अब द्रोणी में क्या होगा? अवसादीकरण। यहां से अवसादीकरण हो रहा है, तो अवसादीकरण के कारण द्रोणी में इस तरह से वेट इंक्रीज होगा, मास बढ़ता चला जाएगा। तो इसके भार के कारण, दाब के कारण यहां पर नीचे की तरफ ये द्रोणी और अंदर आएगी। ये हो रहा है ग्रेविटेशनल, ये हो रहा है ग्रेविटेशनल सिंकिंग, ग्रेविटेशनल सबसिडेंस, यानी गुरुत्वीय, आप हिंदी में लिखो गुरुत्वीय अवतलन। अब गुरुत्वीय अवतलन होगा तो उसके कारण ये दोनों जियो ट्यूमर क्या करेगा? ये जो दोनों जियो ट्यूमर इधर आने लगेगा। क्षैतिज शक्तियां उत्पन्न हो रही है, संपीड़नात्मक बल कार्य कर रहा है द्रोणी के अवसादों के ऊपर। तीसरे स्टेज में चलेंगे हम लोग। तो तीसरे स्टेज में ये जो द्रोणी का भाग है ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और ये जियो ट्यूमर इस तरह से कुछ रह जाएगा। ये देखो, ये जो क्षैतिज शक्तियां थी ये उठा देती हैं इस तरह से, जो अवसाद थे उसको फोल्ड कर देती है बीच में। और यहां तो हमारा वो चल ही रहा है। ये कौन चल रहा है? मैग्मा का दोलन यहां नीचे इस तरह से हो रहा है। अब ये बन गया ऊपर में उच्च भूमि, ये उच्च भूमि की तरह बन जाता है। और कालांतर में हम फोर्थ स्टेज में आएंगे तो ये जियो ट्यूमर भी नीचे सेटल कर जाएगा। ये कहता है कि जियो ट्यूमर नीचे सेटल कर गया। अब ये ऊपर में इस तरह से श्रेणियां रह गई, इधर भी जियो ट्यूमर सही हो गया। अब जियो ट्यूमर क्यों नीचे सेटल कर गया या क्यों नीचे दब गया, वापस अपने पोजीशन पे क्यों आ गया? क्योंकि ये कहते हैं कि यहां पर जो मैग्मा का दोलन हो रहा था वो दोलन खत्म हो गया। दोलन खत्म क्यों हो गया? क्योंकि
मैग्मा का डिफरेंशिएशन पूरा हो गया। मैग्मा में जो भारी पदार्थ थे नीचे आ गए, जो हल्के थे ऊपर चले गए, तो वहां पे डिफरेंशिएशन ही खत्म हो जाता है। इसलिए ये क्रस्ट फिर सेटल कर गया। ये है तुम्हारा क्रस्ट, ये है तुम्हारा माउंटेन रेंज, और जियो ट्यूमर खत्म हो गया। अब देखो ये कितना इंटरेस्टिंग थ्योरी है, जो कि इस द्रोणी में जो अवसादीकरण हो रहा है, जो सब कुछ हो रहा है, तो इसको भी एक प्रकार का भूसन्नति ही माना जाएगा। यहां पर भूसन्नति का निर्माण हो रहा है। तो एक भूसन्नति के सिद्धांत को दुर्बलता मंडल के, मैग्मा के संचरण के सिद्धांत से, मैग्मा के डिफरेंशिएशन से, यानी कई मतों को मिलाकर के एक प्रकार का ये एक्सप्लेनेशन बनता है, जिसको आप देखो कैसे है ये। और मुझे आशा है कि आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। नया सिद्धांत आप लोगों को इसलिए दिया जा रहा है, नई नई चीजें इस बैच में पढ़ाई जा रही हैं कि आने वाले समय में कोई प्रश्न शेष न रह जाए। जयपाल लिख रहे हैं अंग्रेजी, तो उसका हिंदी तो हम बोल ही देते हैं ना, ग्रेविटेशनल सब्सिडेंस। मैंने हिंदी तो सब बोला है, बताओ इसमें कहां अंग्रेजी लिखा हुआ है। अब जियो ट्यूमर, ट्यूमर क्या होता है, आदमी के शरीर में ट्यूमर हो जाता है ना, वही वाला है ये। श्रृंग, द्रोणी, दोलन, सब तो हिंदी लिखा हुआ है। क्रस्ट भूपरपटी, माउंटेन रेंज पर्वत, क्रस्ट को हिंदी में लिख दो। ग्रेविटेशनल सब्सिडेंस मतलब गुरुत्वीय अवतलन। मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं। ऋषिराज लिखे हैं, सर कोई बात नहीं, दुनिया में बुराइयां निकालने वाले बहुत हैं, अच्छाइयों को नहीं देखते लोग, हमेशा बुराइयों में ही जीते हैं। बट सर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और नई ज्योग्राफी को भी लेकर के कुछ ना कुछ आते रहते हैं कि जो भी नया डेवलपमेंट होता है उसको सबसे पहले लाते हैं कि आप ओके। चार डायग्राम समझा दीजिए एक बार, वीडियो एक बार और देख लिया करिए, अब तो सुविधा है आपके पास। पहले में दोलन हुआ, तो दोलन से ऊपर क्या बना, दोलन में क्या बनता है, श्रृंग और क्रस्ट, श्रृंग और गर्त। तो जहां श्रृंग था वहां क्रस्ट मुड़ करके जियो ट्यूमर बन गया, जो हमने GT1 GT2 लिखाया। जहां गर्त था वहां पर बन गया द्रोणी, उसमें अवसादीकरण होने से, मिट्टी के भरने से बन गया भूसन्नति जैसा कुछ। और जब द्रोणी पर भार बढ़ने से नीचे अवतलन हुआ ग्रेविटी के कारण, तो दोनों जियो ट्यूमर आपस में एक दूसरे की तरफ क्षैतिज शक्तियां उत्पन्न करते हुए आने लगा। तो वहां जो अवसाद थे भूसन्नति में, उनका वलन हो गया, उत्थान हो गया, वो पर्वत जैसे दिखने लगे। बाद में जियो ट्यूमर नीचे बैठ गया। ट्यूमर उठता है तो बैठ जाता है ना, गर्म पानी से सेक दो। क्रिकेट का बॉल लगता था सर पे, तो सर पे कितना बड़ा वो फफोला, या क्या बोलते हैं उसको यार, टेटन कहते थे हम लोग के यहाँ बच्चे गांव में। सर पे बॉल लगने से जो वहां पे फूल सूजन, या जो क्या बोले, एक ब्लिस्टर निकल आता है बड़ा सा, जो बहुत दिन तक सेटल नहीं होता है, हड्डी वहां पे वैसे ही फूली रहती है, उसको क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। क्रिकेट तो खेलते ही होगे।
ओके, स्पेलिंग के लिए, ओके ठीक है। अच्छा, गोला कहते थे। पर्वत निर्माण की थ्योरी में बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये गुरमा निकलना देहाती में लोला बोलते हैं सर। गुरमा, लोला, भारत में लैंग्वेजेस का तो इतना कमाल है ना कि हमारे यहाँ लोग टेटन बोलते थे, पता नहीं टेटन क्यों बोलते थे। चलो ओके, माउंटेन बिल्डिंग हो गया हमारा। अब आपको लिखना है नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अली प्लस शना, ओके, बहुत सुंदर नाम। ओके लोग इंडिया में डाइवर्सिटी की बात करते तो हैं, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आता है। 90% चीज़ें तो वही हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी जगह के गांव में हम रह चुके हैं। यूपी बिहार तो चलो रहने ही दो, सभी जगह के गांवों में मैंने रहा है। मुझे तो दो चार शब्दावली का अंतर छोड़ करके कोई बहुत अंतर नज़र नहीं आता है। सभी जगह लोग धोती ही पहनते हैं यार, साड़ी ही पहनते हैं, चुन्नी ही बांधते हैं। भाषा में भी 90% शब्द वही हैं। उसी शब्द को लोग तोड़ मरोड़ के थोड़ा सा अलग शब्द बनता है, लेकिन वो शब्द अलग नहीं होता है। क्या बंगाली कोई अलग लैंग्वेज है? मैं जाता हूं, आमी जाची, तो ये मैं को ही मैं कर दो, कहीं मुंह कर दो, मुंह जाची, मैं जाचा हूं। क्या है यार, जा ही रहे हो ना। शब्द को, एक ही शब्द के खेल को लोग अलग करके और डाइवर्सिटी का बात करते हैं। और हिंदी सब समझता है। साउथ इंडिया में जाओगे तब भी हिंदी समझता है। गाना सुनता है लता मंगेशकर का, बैठ करके वहीं से प्रैक्टिस कर रहा है, तो कैसे नहीं समझेगा बताओ। अर्थक्वेक यानी भूकंप। हिंदी सिनेमा देखता है, अमिताभ बच्चन का नकल करता है, शाहरुख खान का ये करते रहता है सब। नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, भूकंप। और इसको समझते हैं। पहले भूकंप की परिभाषा लिखी जाए। लिखिए, भूकंप से तात्पर्य भूपर्वतीय चट्टानों में उत्पन्न कंपन अथवा दोलन से है।
कंपन अथवा दोलन से है, जो पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा का बाह्य अभिव्यक्ति है। बाह्य अभिव्यक्ति ऊर्जा के तरंग गति के प्रवाह के रूप में एनर्जी इन वेव मोशन, ऊर्जा के तरंग गति के रूप में प्रवाह के रूप में है। लिखो, भूकंप एक प्रघाती तरंग है। भूकंप एक प्रघाती तरंग है। भूकंप एक प्रघाती तरंग है जो आकस्मिक एवं विनाशक होता है तथा चट्टानों में भ्रंशन एवं विखंडन के कारण स्थैतिक ऊर्जा के गतिकीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तन तथा ऊर्जा के तरंगित प्रवाह का परिणाम होता है। अच्छे भूगर्भ शास्त्री का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तुम समझ रहे होगा आप लोग। तो नेक्स्ट पैराग्राफ। अगर आप हिंदी में उत्तर लिखते हो तो इंग्लिश मीडियम के बहुत सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, और हमारा सारा नोट्स इंग्लिश मीडियम के बुक्स के आधार पर ही बनता है हम लोगों का। तो नोट्स को थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा देना चाहिए बुक्स के तुलना में। नेक्स्ट लिखो, भूकंप से उत्पन्न तरंगें
ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। भूकंप से उत्पन्न तरंग कौन सा होगा? P और दूसरा S। इस तरह जो निकल रहा है ये सब P है, और इस तरह का जो तरंग निकलता है जिसको काटते हुए ये सब S है। तो P और S तरंगे ईपी सेंटर से आपको याद होगा रेले तरंग था ये, और दूसरा तो आपको जरूर याद होगा, ये सब रेले है, ये सब रेले है। और ये जो रिंग की तरह बन रहा है यहां पर, ये क्या है? ये जो रिंग की तरफ इस तरह से ऊपर सतह पर है, ये है तुम्हारा जो सतह पे दिख रहा है, यही सब है आपका लव वेव्स। तो ये हमने आपको करवाया था, इसलिए इसमें अब डिस्कशन नहीं करेंगे। इसको यहां से लाइन ड्रॉ कर दो तो ये आंतरिक संरचना को दिखा रहा है। ये सतही तरंगे हैं, ये आंतरिक तरंगे हैं। एक ही डायग्राम पे दोनों दिखा सकते हो। इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो, इसको शोकेस करना है एग्जाम में। इस डायग्राम का भी बहुत वैल्यू है। Oh my God, जयपाल जाखड़ लिख रहा है कि आई एम फॉलोइंग यू फ्रॉम 2015 but I could not take your classes. Now you started online, so I am lucky now. ओहो, थैंक यू जयपाल। 2015 से सब किस्मत की बात है, जिसको जो जब मिलना है वैसे ही मिलते चला जाता है। अफसोस मत करोगी क्या छूटा। अब मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने कॉलेज टाइम में क्या मिस कर दिया, और लॉ फैकल्टी में आए, थोड़ा मैच्योर हो गए थे, तब भी मिस कर गए। तो कई बार इंसान के पास जो चीज़ें होती है उसको वैल्यू नहीं करता है, वो सोचता है कि इससे भी कुछ वैल्यूएबल होगा, लेकिन पता चलता है बाद में कि उससे वैल्यूएबल कुछ था ही नहीं। फिर इंसान आशा है समझ रहे होगे इशारा। चलो कि डायग्राम्स बन गए, वंडरफुल। नेक्स्ट
हम लोगों को करना है कि भूकंप के कारण क्या है। भूकंप के कारण पहला क्या है, रेडियो एक्टिविज्म, रेडियोधर्मिता। अब इस पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि कौन से 2 लेयर हैं। तो इसमें आप क्या लिखोगे, जो माउंटेन के रूट्स होते हैं, है ना, वहां पर 35 से 75 किलोमीटर के मध्य सबसे अधिक रेडियो एक्टिविज्म होता है। तो यहीं पे फोकस लोकेट होता है अर्थक्वेक का। ये रेडियो एक्टिव लेयर है 35 से। तो माउंटेन का जो रूट्स होता है ना, यहां पे 0 किलोमीटर मान लो, और तो ये माउंटेन के रूट्स में ही क्यों भूकंप उत्पन्न होते हैं, उसका कारण है रेडियो एक्टिविज्म। कितनी गहराई पे है, क्या है, अब ये कम से कम 5 लाइन का डिटेल आपको लिखना होना चाहिए कि अगर रेडियो एक्टिविज्म से भूकंप पूछे, माउंटेन रूट्स में एग्जाम्पल देते हुए आपको मैंने आपको बताया था कि इसी गहराई पर 35 से 75 की गहराई पर वह दाब एवं वह तापीय दशा प्राप्त होती है जहां पर रेडियो एक्टिविज्म स्वतः होता है। रेडियो एक्टिविज्म कैसे होता है, वो तो जो रेडियो एक्टिव डिके होता है ना, क्षय होता है, उससे ऊर्जा निकलती है। तो ऊर्जा का क्षय कब होगा, जब उसको एक अनुकूलतम तापमान और दाब की दशा मिलती है, वही यहां प्राप्त होगा। आप इसको लिखो अच्छे से। दूसरा होगा वल्केनिज्म, यानी ज्वालामुखीयता। तो ज्वालामुखीयता, इसमें एक बड़ा सुंदर सा फॉर्मूला है कि all volcanic eruptions have earthquakes, but all earthquakes have not necessarily what, volcanism। ये फॉर्मूला है इसका। मतलब जितने भी ज्वालामुखीय विस्फोट होंगे वहां सभी जगह भूकंप आएंगे, लेकिन जहां भी क्या भूकंप होंगे वहां पर ज्वालामुखीय विस्फोट हो ऐसा कोई निश्चित नहीं होता है। लेकिन जहां भी ज्वालामुखी होगा वहां भूकंप जरूर आएगा। तो ज्वालामुखीयता एक दूसरा कारण है। तीसरा है फॉल्टिंग। कई बार दाब के कारण फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग ऑफ रॉक्स, भ्रंशन। फॉल्टिंग मतलब भ्रंशन, फ्रैक्चरिंग मतलब विखंडन। तो कई बार भ्रंशन और विखंडन के कारण, जैसे मान लो कि एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं इसमें कि ये हमारी चट्टानें हैं, ये हमारी मान लो चट्टानों का लेयर से ये, ठीक है। अब यहां पर भार कुछ रख दिया गया, यहां पे मान लेते हैं ना, यहां पे कुछ आकर के अवसाद जमा हो गया, ये रहा अवसाद, धीरे धीरे करके इस भाग में अवसाद जमा हो गया, अवसाद जमा होता चला गया। तो इन चट्टानों पर भार उत्पन्न होगा या नहीं। अब इन चट्टानों पर जब भार उत्पन्न होगा तो ये चट्टानें क्या जाती, इस तरह से स्ट्रेच कर जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और मुड़ने के बाद ये टूटती हैं, और टूटने के बाद भ्रंशन होता है। अब मान लो कि रबर को हमने मोड़ के रखा है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थैतिक ऊर्जा है। रबर को खींच के रखा है तो उसमें ऊर्जा है या नहीं है ना, स्टैटिक एनर्जी है उसमें। लेकिन जैसे ही वो टूटेगा वैसे ही चलता है वो, वैसे ही देखोगे उसमें गति आ जाती है, तो स्थैतिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, गतिकीय ऊर्जा बन जाती है, काइनेटिक मोशन क्रिएट कर देता है। झूले को तुम पकड़ के खड़ा रहो तो उसमें कौन सा एनर्जी है। अब झूले को छोड़ दो तो झूला अपने आप स्विंग करते रहता है, कौन चला रहा है उसका, तो वही जो स्टैटिक एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वही यहां पे होता है। तो ये टूटने के कारण, भ्रंशन और फ्रैक्चरिंग के कारण भी ऐसा हो सकता है कि आ जाए। अब नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट 2 थ्योरीज लास्ट के होंगे। तो हम लोग अगर नंबर 4 पे चलें इसी पेज में, तो देखो नंबर 4 हमारा है
प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत, यानी इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। तुम ये देखो, एक हिंदी और अंग्रेजी का जो मूल अंतर है उसको समझने की कोशिश करो। प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत लिखने में कितना टाइम लगा? आधे टाइम में हमने इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी लिखा ना। तो ये तो डिसएडवांटेज हिंदी माध्यम के छात्रों को है, लेकिन इसका एडवांटेज भी लिया जा सकता है, क्योंकि कई बार आप संधि और समास के शब्दों का प्रयोग करोगे या लंबे लंबे वाक्य की जगह छोटा करोगे, तभी जाकर के वो कॉम्पनसेशन हो पाता है। या जैसे आप उत्तर लिखने जाते हो तो लिखने की जरूरत नहीं है कि जहां तक प्रश्न है भूकंप का ये क्या है, तो जहां तक इस तरह का फिलर्स का प्रयोग कहीं नहीं करते हैं, जबकि हिंदी माध्यम में लोग ज्यादातर फिलर्स का प्रयोग करते हैं, उनके पास शब्द नहीं होता है। और अगर हिंदी माध्यम वालों के पास शब्द हो, अच्छे शब्द हो, तो अंग्रेजी से फास्ट लिख सकता है वो, अंग्रेजी से ज्यादा भी व्यक्त कर सकता है वो, लेकिन उसको अपनी भाषा में कहीं ना कहीं संस्कृत निष्ठता लानी होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग कर दो। और तो यह इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। और पांचवा हमारा होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्रत्यास्था पुनश्चलन में पहले लिखना है। लिखिए, कैलिफोर्निया में आने वाले फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स, पुनरावृत्त या बारंबार भूकंपों को विश्लेषित कर या विश्लेषण के आधार पर इस सिद्धांत की इस सिद्धांत का निर्माण किया गया। इसके जनक, इसके प्रणेता, शोधकर्ता प्रोफेसर रीड हैं, REID। शोधकर्ता, जनक, प्रणेता प्रोफेसर रीड हैं, REID। रीड के अनुसार संरक्षी सीमा के पास अथवा स्लाइडिंग प्लेट सीमाओं के पास चट्टानों में घर्षण एवं तनाव होता है, तथा ये चट्टानें रबर की भांति खींच जाती हैं
स्ट्रेच्ड हो जाती हैं, फैल जाती हैं तथा इनमें स्थैतिक ऊर्जा नियत रहती है। वही जो अभी समझाया था आपको, रबर वाला एग्जाम्पल। स्थैतिक ऊर्जा नियत रहती है। दो प्लेट संरक्षित सीमा में क्या होता है? विपरीत परंतु समानांतर दिशा में संचलन करता है। इसके कारण दोनों में घर्षण और बीच में चट्टान रबर की तरह खिंच गया। लिखो, यदि चट्टानों की प्रत्यास्थता सीमा का उल्लंघन होगा, यदि चट्टानों की प्रत्यास्थता सीमा का उल्लंघन होगा तब ये चट्टानें विखंडित होकर ऊर्जा को मुक्त करती है, जिससे चट्टानों में कंपन एवं दोलन उत्पन्न होता है तथा इस प्रक्रिया को प्रत्यास्थता पुनश्चलन कहा गया। अब इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी भी पढ़ना जरूरी है, क्या पता कब आ जाए। लिखो, उदाहरण सैन एंड्रियाज फॉल्ट लाइन जो कैलिफोर्निया में अवस्थित है, तथा पूर्वी अफ्रीका के भूकंप
लिखो, इसी सिद्धांत का अनुप्रयोग जलाशय प्रेरित भूकंप के लिए भी रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी, जलाशय प्रेरित भूकंप के लिए भी किया जाता है। लिखो नेक्स्ट। फिर लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ। जलाशय प्रेरित भूकंप को भी पूरा लिखवा देते हैं। लिखो पहले, फिर समझाएंगे एक साथ। लिखो, नदियां पर्वतीय ढालों पर साम्यावस्था में होती है। यह साम्यावस्था डायनामिक इक्विलिब्रियम, गतिकीय साम्यावस्था मानी जाती है। अर्थात ढाल के कटाव एवं निक्षेप होने पर उस क्षेत्र में भू संतुलन की शक्तियां चट्टानों का पुनर्गठन करती हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ रॉक्स, चट्टानों का पुनर्गठन करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पैराग्राफ। नदी जलमार्ग पर बांध के निर्माण से तथा जलाशय की खुदाई से यह साम्यावस्था विभंगित हो जाती है। यह साम्यावस्था विभंगित हो जाती है। तथा
जलाशय में अवसादों के जमाव के कारण चट्टानों के आंतरिक संस्तर पर दाब उत्पन्न होता है। दाब उत्पन्न होता है। जिससे चट्टानों में फैलाव, एक्सपेंशन, स्ट्रेचिंग, चट्टानों में फैलाव, विस्तारीकरण, खिंचाव प्राप्त होगा। अतः स्थैतिक ऊर्जा का संचयन होने लगता है। स्थैतिक ऊर्जा का संचयन होने लगता है। भार बढ़ने पर, भार यानी दाब, अध्यारोपित दाब बढ़ने पर, सुपर इम्पोज्ड प्रेशर बढ़ने पर सुपर इम्पोज्ड प्रेशर, दाब बढ़ने पर ये चट्टानें रबर की भांति विखंडित हो जाती हैं। जब इनकी प्रत्यास्थता की सीमा का उल्लंघन होगा, जब इनकी प्रत्यास्थता की सीमा का उल्लंघन होगा, अतः ऊर्जा गतिकीय संचरण के रूप में मुक्त हो जाती है। जो भूकंप का कारण है। जलाशयों के नीचे भूकंप के केंद्र पाए जाते हैं। अर्थात जलाशय के अंदर, जलाशय के सतह पर एपिसेंटर होंगे, अधिकेंद्र होंगे, जहां से दोलायमान तरंगें संचरित होती हैं। दोलायमान तरंगें, सतही तरंगें, एल वेव्स, सब लिख दो। एल वेव्स संचरित होती हैं।
इन्हें शेसेस कहते हैं। इन्हें शेसेस कहते हैं। लिखो, ये शेसेस मिनी सुनामी भी कहलाती हैं। मिनी सुनामी कहते हैं इसको। मिनी सुनामी भी कहलाती हैं। इसको अगर तुम देखना चाहो डायग्राम के माध्यम से, रिजर्वायर इंड्यूस सिस्मिसिटी, या फिर ये प्रश्न आ सकता है। पहले ये देखो कि ये अगर पर्वतीय ढाल है तो ये रिवर है R1, यह है स्लोप, या इसको हम लोग कहेंगे हिल स्लोप, पर्वतीय ढाल है ये। अब इसके नीचे जो यहाँ चट्टानें हैं, ये चट्टान जो है ये सब इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है। तो ये जो है यहाँ पर है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का ये दशा है। ये तुम्हारा हिल स्लोप, ये तुम्हारा रिवर। लेकिन अगर इसी में हम लोग दूसरे डायग्राम में आते हैं और यहीं पर अगर एक डैम बना दिया जाए, ये रहा तुम्हारा डैम और ये काट दिया गया जलाशय, तो अब रिवर क्या करेगी? अब जो रिवर है ये तो अब तो यहां से जो रिवर आ रही है, ये रिवर तो इसमें पानी और अवसाद को जमा करेगी। तो यहां अवसाद जमा होना शुरू हो गया और ये पूरा भाग पानी से अंत में भर जाएगा, और ये भाग पूरा अवसाद से, ये मान लो कि पूरा अवसाद से यहां ये भर गया। अब आपको देखना है कि ये पीछे नीचे वाले चट्टानों में दाब उत्पन्न करेगा। तो यहां पर वही होगा, गुरुत्वीय अवतलन होगा। और अगर गुरुत्वीय अवतलन होगा तो जो चट्टानें यहां थी वो इस तरह से मुड़ने लगेंगी, और इन चट्टानों में ही जहां तहां क्रैक, ब्रेक, ये सब आना शुरू हो जाता है। चट्टानें टूटने लगती हैं। यहाँ जो होगा ये और इस तरह से यहाँ पे ये और टूटेगा। तो यही जहाँ क्रॉस है ना, ये एफ बन जाएगा, सब फोकस बनता है। अब ये तो फोकस बना। अब इससे हम सीधे लंबवत यहाँ देखेंगे तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है इसका इपीसेंटर, अधिकेंद्र। और अधिकेंद्र में जब ये रिंग जैसा जब ये वेव निकलना शुरू होगा तो यही फिर इस तरह से वेव्स निकलता है दोनों तरफ, और बाढ़, बांध का टूटना, सब लिख लो, बाढ़, बांध का टूटना, इमारतों का विनष्ट होना, ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट, मानव का विस्थापन होना, कृषि क्षेत्र का विनाश होना, वन का विनाश होना, सारे 7 पॉइंट लिखिए। यही है तुम्हारा शेष। शेसेस क्या होता है? ये होता है वर्टिकल वेव्स, या इसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव शेसेस बनता है जनरली, ये जनरली बनता है किसी लेक में। ये बनता है किसी लेक में, किसी झील में बनेगा, या डीप
कोस्ट लाइन जहां पर होगा वहां बनता है ये। डीप कोस्ट लाइन के जगह पे बन जाएगा या रिजर्वायर में बनेगा। रिजर्वायर में तो हमने दिखाई दिया, स्टैंडिंग वेव है, वर्टिकल वेव है, मिनी सुनामी कहते हैं इसको। झील में बन जाता है ये, गहरे तट रेखा के पास बनता है ये, सब लिखिए। और इसमें जैसे तुमको दिखाते हैं, मान लो कि ये इस तरह से गहरा तट है। मान लो यहाँ पे एक तट तो होता है इस तरह से, एक तट तो सामान्य ऐसे मान लो हो गया, यहाँ पे पानी है। एक समुद्र का तट ऐसा हो सकता है ना, एक समुद्र का तट होता है जो गहरा होता है। ध्यान से देखो, तो जो गहरा समुद्र का तट होगा, दूसरा डायग्राम बना देते हैं शेसेस को समझाने के लिए। एक तो समुद्र तट ऐसे हो सकता है, सी लेवल। यहां देखो ये शैलो कोस्ट लाइन है, ये शैलो कोस्ट है ये। और यहां पर एक हो सकता है कि इस तरह से गहराई हो, है ना, तट ही ऐसा हो। तो क्या होता है कि समुद्री तरंगें आती है ऊपर, इसको हिट करती हैं और ये नीचे की तरफ आता है तरंग, और इधर से भी तरंग आने लगता है। इधर भी तरंगें आ ही रही हैं, इधर भी तरंग का प्रभाव है। तो ऊपर से ये नीचे तरंग आया, यहां तरंग आया, तो ये बीच में इस तरह से वेव उठ जाता है ना। दोनों तरफ के तरंग के टकराने से बीच में वेव उठ जाता है, इसी को हम लोग शेसेस कहते हैं। तो ये तट रेखा के पास में भी उठता है। और लेक में कोई झील है जिसमें चारों तरफ सीमाएं बनी हुई है, लेकिन विंड बहुत तेज आ गया है, विंड बहुत तेज आ गया है, लेक है, चारों तरफ थल है। तो इसमें भी जो वेव आता है ना, कोस्ट के पास आने के बाद ये सब लंबवत, क्योंकि इसका यहां पे आकर के तट के पास आकर के ऊर्जा का संचयन शुरू हो जाता है, तो लंबवत वेव बनने लगता है। इसीलिए इसको कहते हैं, लेक में क्या होगा कि एक भाग से दूसरे भाग की तरफ एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो जब भी इस तट के पास आएगा तो ये सारा ऊपर की ओर, जो आएगा ऊपर उड़ जाएगा, जो आएगा ऊपर उड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अवरोधक है ना, ये भाग अवरोधक की तरह काम कर रहा है और विंड इधर से वेव को ड्राइव कर रहा है। तो यहां भी शेसेस बन जाता है, झील के किनारे वाले भाग पे शेस बनता हुआ मिलेगा। इसमें शेस नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें तो आराम से आया है और पानी धीरे धीरे करके नीचे लौटता है। तो ये था तुम्हारा भूकंप का एक सिद्धांत, और शेसेस क्या है उसको भी समझना है। और हमने क्या बताया, विनाशक घटनाएं क्या क्या हो रही हैं। तो विनाशक घटनाओं में ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट, मानव का विस्थापन, इमारतों का डूबना, पर्यावरण का विनाश, पारिस्थितिकी का विनाश, वन का डूबना, बाढ़ का आना, है ना, ये सब भूकंप का आना, ये सब रिजर्वायर के टूटने से बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। आपका कोई प्रश्न ले लें। विदाउट मैपिंग, प्रैक्टिस तो आपको रोज करना ही है। अब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो इसमें हम क्या करें, हम क्या प्रैक्टिस करवाएं आपको। आपको मैंने 70 प्रश्न का एक लिस्ट दिया है ना, जैसे जैसे विषय खत्म हो रहे हैं वैसे वैसे आप प्रश्न का उत्तर लिखो। और ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आप दिल्ली में हो तो आप सारा जो प्रश्न मैंने दिया हुआ है 70 प्रश्न, उसको लिखो, उसको ला करके ऑफिस में जमा करो। मेरे पास आ जाएगा या हम भी ऑफिस में आ जाएंगे, ये हो सकता है एक रास्ता। तो मैपिंग का कोई जरूरत नहीं है, मैपिंग की जगह डायग्राम करो और रोज एटलस उठाओ, डायग्राम का प्रैक्टिस करो। मैपिंग का कोई प्रश्न नहीं आता है सिविल सर्विसेज में। फिर तुम वही पागलपन वाले दशा में सब लोग लौटना शुरू करते हो। हिंदी माध्यम से मुझे इसी बात से चिढ़ आने लगती है और गुस्सा भी आने लगता है कि फिर मैपिंग शुरू हो गए। कौन सा मैपिंग यूपीएससी पूछ रहा है भाई? ना पीटी पूछता है, ना मेंस पूछता है,
तुम काहे को मैपिंग के पीछे पड़े हुए हो? डायग्राम्स बनाना सीखो, लिखना सीखो, कॉन्सेप्ट को सीखो, नए नए कॉन्सेप्ट को सीखो। और बाकी अगर ज्योग्राफी तुमको ऐसे ही फालतू वाला पढ़ना है तो दुनिया में रास्ता खुला हुआ है। ये मैपिंग का क्या मतलब है, मेरे समझ में नहीं आता है। या तो तुम डायग्राम को मैपिंग लिख रहे हो, मैपिंग का कोई रोल ही नहीं है ज्योग्राफी में। कहां मैपिंग की जरूरत है, तुम बताओ मुझे। मैपिंग किए जा रहे हो, कहीं नदी और पहाड़ रटना है तो रटो उसको बैठ करके। हमारे ज्योग्राफी में मैपिंग नहीं है, आप पहले अच्छे से समझ लो। हम मैपिंग के आधार पे कुछ नहीं पढ़ाते हैं। ज्योग्राफी के कोर में जाते हैं, ज्योग्राफी में जो कॉन्सेप्ट्स आता है, 10 साल का प्रश्न तो उठा करके देखो, पीसीएस का उठा के देख लो, आईएएस का उठा कर देख लो। ये बात कोई एंगर से नहीं कह रहे हैं, समझाने के क्रम में कह रहे हैं। तो आप देखो कि आपको करना क्या है, आप देखो कैसे पढ़ना है आपको। निवेदिता, सुनामी और मिनी सुनामी में जो डिफरेंस है, वो तो हम लोग सुनामी पढ़ेंगे तो, जैसे मिनी मुंबई कहते हैं इंदौर को, उसके जैसा इंदौर लगता है लेकिन इंदौर है नहीं मुंबई। सुनामी की तरह बाढ़ लाएगा, अचानक बाढ़ लाएगा, स्टैंडिंग वेव लाएगा, लेकिन ये सुनामी होता नहीं है। जो डायग्राम से यहां बना रहे हैं ना, आप एग्जाम में यही बना पाओगे, इससे ज्यादा नहीं बना पाओगे। एग्जामिनेशन कंडीशन के अनुसार आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। एग्जामिनेशन में कैसे आपको नंबर आए, मेरा पूरा प्रयास वहीं लगा रहता है। और जो लड़का आईएएस आईपीएस बन जाता है ना, और जो जैसे अरुण है, इस बार यूपी में 7th या 9th रैंक ऐसे कुछ आया उसको, वो कहता है कि सर आप इतना अच्छा समझाते हो, क्यों लिखवाने का मेहनत करते हो, मत लिखवाया करो, छोड़ दो स्टूडेंट को अपने आप लिखने की बात करता है। बोला अरे नहीं भाई, हर तरह का स्टूडेंट आता है, खुद से नहीं लिख पाएगा तो लिखवाना तो जरूरी है। चलो ओके, आई थिंक माई टाइम इज ओवर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।